Today we will discuss about free radicals and their stability. Free radicals are generally formed by homolytic cleavage. अगर हमारे पास में कहीं पे दो ग्रुप है और अगर उनका होमोलिटिक क्लीवेज किया जाता है, मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो हमारे पास में जो जनरेट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड की मेटल्स के साथ में रिएक्शन करवाएं। जैसे सोडियम मेटल्स रिएक्शन कराएंगे, वो एंटीमॉनिक में एक इलेक्ट्रॉन देगा, उससे हमारे पास में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो X 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, R डॉट बनेगा और साथ में X माइनस बनेगा। फिर रेडिकल को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से भी जनरेट कर सकते हैं। आपने कॉल्बे में पढ़ा होगा CO माइनस का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास में एनोड पे जाता है और COO डॉट बनाता है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देता है। CO डॉट अनस्टेबल होता है, जो ब्रेक होके R डॉट और CO2 गैस क्या करता है? रिलीज़ करता है। ये सारे तरीके होते हैं रेडिकल को जनरेट करने के। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रेडिकल्स होते क्या हैं। तो रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास में रेडिकल्स होते हैं जनरली न्यूट्रल स्पीसीज़ होते हैं, न्यूट्रल इंटरमीडिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। जनरली sp2 हाइब्रिडाइज इनका आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। तो जितने भी हमारे पास में रेडिकल्स होते हैं उनमें जनरली सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है और p ऑर्बिटल में हमारा फ्री रेडिकल अवेलेबल होता है। ऐसा जनरली होता है। मेरे ख्याल से आपने IOC पढ़ी होगी, उस IOC के अंदर आपको कुछ sp3 हाइब्रिडाइज भी बताए होंगे रेडिकल्स, उन्हें भी हम आगे देखेंगे। पर जनरली sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हैविंग सेप्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक इनके होता है, इसमें नेचर होते हैं। बट ये लुईस एसिड नहीं होते। लुईस एसिड वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे। रेडिकल कभी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। रेडिकल केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसलिए हम इनको लुईस एसिड नहीं कहेंगे। आर स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन में जब आप इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, इवन -R वाले ग्रुप जो होते हैं वो +R से भी क्या करते हैं? ज़्यादा स्टेबिलिटी इन्हें देते हैं। क्यों? अभी हम आगे देखेंगे। सम टाइम हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें कुछ टाइम पे हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी देखने को मिलता है। आपने बेंट रूल पढ़ा होगा, CF3 डॉट जो होता है वो हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ब्रिज हेड पे फ्री रेडिकल जब बनता है तब भी ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता, लेकिन ब्रिज हेड के ऊपर क्या बन सकता है? फ्री रेडिकल बन सकता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। यानी ब्रिज हेड पर फ्री रेडिकल की रिएक्शन की जा सकती है, कार्बोकेटाइन बना के रिएक्शन नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये हमने रेडिकल के बारे में कुछ चीज़ें अपने क्या की सीखी। अब इनका जो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या कहता है? सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा होता है? सबसे स्टेबल रेडिकल डांसिंग रेजोनेंस से सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। अगर 3 मेंबर रिंग के नेक्स्ट एटम पर अगर रेडिकल बना दिया जाए, तो जैसे कार्बोकेटाइन में डांसिंग रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, वैसे रेडिकल को भी ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी देगा। उसके बाद में साइनाइड एक -R ग्रुप है, वो इसको क्या करेगा? स्टेबिलिटी देगा। देन हमारे पास में जो बेंजीन रिंग है वो आपका इसमें क्या करेगा? इसमें स्टेबिलिटी क्या करेगा? इसको देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेबिलिटी देगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। यानी -R में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, देन बेंजीन से स्टेबिलिटी मिलती है, देन कार्बोनाइल से स्टेबिलिटी मिलती है, देन +R वाला ग्रुप, यानी -R और +R में -R वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। देन हमारा ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री इंडक्टिव और हाइपर से देखा जाता है। विनाइल कैटायन, अगर डबल बॉन्ड, विनाइल कैटायन जैसे अनस्टेबल होता है वैसे विनाइल रेडिकल भी क्या होता है? आपका इसमें अनस्टेबल होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल बन जाए तो वो भी हमारे पास में क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अब बात आती है हमारे पास में कि जो -R वाला ग्रुप है वो +R से भी ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। अगर मेरे पास में एक साइनाइड ग्रुप अवेलेबल है, उसके मैं नेक्स्ट एटम पर अगर मैं क्या बनाता हूँ? फ्री रेडिकल बनाता हूँ। -R वाला ग्रुप हमेशा अपने π से ही ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, तो π जो ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यानी -R ग्रुप
हमेशा हमारे पास में क्या प्रोवाइड कराता है, अपना एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। अगर उसके नेक्स्ट एटम पर अगर फ्री रेडिकल अगर आएगा तो ये वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और फिर से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन रेडिकल का आपके इसमें अभी वेरी सेंटर पे था, ओवरलैपिंग के बाद में ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करके और अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज की है तो सिस्टम को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। यानी -r वाला ग्रुप रेडिकल के इलेक्ट्रॉन को अपने पाई स्टार से ओवरलैप करा के और क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। तो आप बोलोगे +r वाले ग्रुप में क्या दिक्कत है? +r वाला ग्रुप, मान लीजिए अगर मैं OR ग्रुप लेता हूँ जिसपे लोन पेयर है, वो नेक्स्ट टू अगर रेडिकल है, ठीक है, तो ये अपने लोन पेयर वाली ऑर्बिटल को क्या कराएगा, रेडिकल से ओवरलैप कराएगा। करवा दीजिए। तो एक मिनट, +r वाले ग्रुप ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, लोन पेयर दिया, रेडिकल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई, एक बना बॉन्डिंग, एक बना एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसमें हाफ होगा। और पहले साइनाइड में जब हमने ओवरलैपिंग कराई थी, वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करवाई थी रेडिकल की, तब भी हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आया था, ठीक है, और हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर इधर भी क्या था आपका, इसमें हाफ था, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर साइनाइड के बाजू में रेडिकल बनता है उसका भी अगर हाफ हो और OR के बाजू बनता है उसका भी अगर हाफ हो, तो मेरे ख्याल से आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी। जब हमारे पास में हाफ आपके इसमें बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी हो जाए, हाफ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी हो जाए, तो हम देखते हैं कि जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पीसीज कम स्टेबल होती है। यानी कि 1 मिनट एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्पीसीज कम स्टेबल है और ये वाली स्पीसीज क्या होगी, इसमें ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी -r वाला ग्रुप +r की तुलना में क्या करता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। तो आज आपने रेडिकल क्या होता है, रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, उसको आपने डिटेल में अच्छे से क्या कर लिया, समझ लिया। दैट्स